सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं गिरिराज शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित कहानी एक और लक्ष्मण रेखा। नारी तो सचमुच धरती के समान है। वह केवल उत्पत्ति चाहती है, आनंद नहीं। लेकिन पुरुष? आभा ने इतना कहकर मंजू की ओर देखा और खामोश खामोश आंखों से तैरती हुई नमी को अपने अंदर ही समेट लिया, मानो बादल बरसने से पहले ही हवा के पंखों पर उड़ते हुए पर्वतों की ओर कूच कर गए हों। कुछ क्षण दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। वह फिर बोली, पुरुष वह तो बस तैयार फसल काटने में ही विश्वास रखता है। तैयार फसल काटने में? क्या ऐसा नहीं है? आभा ने मंजू की आंखों में झांक कर देखा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। अभी शाम की परछाइयां पूरी तरह धरती से गायब नहीं हुई थी। खिड़कियों से छनकर आती हुई पीली पीली धूप ड्राइंग रूम की पूर्वी दीवार पर टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर गई थी। बाहर खड़े गुलमोहर के दो पेड़ अपनी पतली पतली शाखें झुकाए धरती को नमन करते दिखाई देते थे। हवा शांत थी और दिन भर के थके हारे पक्षियों ने अपने बसेरों की ओर लौटना प्रारंभ कर दिया था। आभा ने शीशा लगी खिड़कियों से झांकते हुए आसमान के नीले टुकड़े की ओर देखा। बगुलों का एक जोड़ा आंखों के सामने दो सफेद धावकों की तरह उभर कर गायब हो गया था। मेज पर रखी हुई चाय की प्याली से उठती हुई भाप निरंतर अपनी ऊष्मा कम करती जा रही थी। मौसम अभी अधिक ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन हवा के स्वभाव में आया हुआ परिवर्तन संकेत दे रहा था कि आने वाले दिनों में जब आसमान से शीत बरसेगा और धरती की कोख ठंडी हो जाएगी तो यूं ठहर ठहर कर चाय की चुस्कियां लेना आसान नहीं रहेगा। तुमने दो मौसमों के मिलने का दृश्य देखा है मंजू? आभा ने हल्की गर्म चाय का घूंट कंठ से नीचे उतारते हुए कहा। ऐसा लगा मानो आभा के मस्तिष्क में गडमड होते हुए विचार स्वयं ही मुखरित हो उठे हों। ठीक वह दृश्य जब शरद ऋतु आ रही होती है और ग्रीष्म ऋतु के होंठों पर अलविदा अलविदा का स्वर नाच रहा होता है। आने वाली और जाती हुई ऋतु एक मिलन बिंदु पर कितनी देर मिलती हैं? बस इतनी देर जितना मैं और धीरज एक बार जीवन के एक मोड़ पर मिले थे और बिछड़ गए। मौसम तो एक बार अपना पूरा चक्र काटकर पुनः मिल लेते हैं, लेकिन आदमी? आभा ने खामोश बैठी हुई मंजू की ओर देखा और चुप हो गई। उसे लगा जैसे आदमी मौसम से भी अधिक विश्वसनीय हो गया हो। मंजू, जो कई वर्ष बाद उससे मिली थी, जानती थी कि इन बीते बरसों में वह कितनी भयंकर पीड़ा से गुजरती आई है। तुम ठीक कहती हो आभा, नारी तो सचमुच धरती के समान है। वह तो बस उत्पादन करना जानती है, फसल देना चाहती है और फसल तैयार होती है तो उसका स्वामी। मंजू कुछ कहना चाहती थी कि अचानक बराबर के कमरे से अबोध बालक की आवाज़ गूंज उठी, मम्मी मम्मी। चौंक कर मंजू ने कमरे की ओर देखा। क्या धीरज से तुमने अपना बच्चा वापस ले लिया था आभा? उसने पूछा और उसे लगा जैसे कोई चीज़ चटाक से शीशे की तरह टूट कर उसके अंदर बिखर गई हो। उसे याद आया कि आभा का बेटा, जिसे वह प्यार से मनु कहकर पुकारती थी, अभी 2 वर्ष का भी नहीं हुआ था कि पति पत्नी के बीच संबंधों की डोर ढीली पड़ने लगी थी। उसे याद आया कि पिछली भेंट में आभा ने उससे कहा था, मंजू, गृहस्थी का रथ समतल राहों पर खींचना मुश्किल हो गया है। हर पल खतरे ही खतरे हैं। यूँ समझो अब मैं आशाओं से अधिक आशंकाओं के बीच जी रही हूँ। मंजू का माथा ठनका। उसने बहुत समय तक यही समझा था कि आभा और धीरज एक आदर्श और सुखी जीवन जी रहे हैं। कोई भेदभाव, कोई मनमुटाव इन दोनों के बीच नहीं है। तो क्या यह धारणा सच नहीं थी? उसने आश्चर्य से आभा की ओर देखा था और ध्यान देकर उसकी बात सुनने लगी थी। आभा कह रही थी, सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि अकेला धीरज ही नहीं, अधिकतर पुरुष नारी से अपेक्षा तो यह करते हैं कि वह आत्मनिर्भर हो, घर की स्थिति को मजबूत बनाने में आर्थिक सहयोग दे, नौकरी करे ताकि पैसा आए। इस सब के बावजूद वह यह भी चाहता है कि नारी पारिवारिक बहू का परंपरागत रूप भी बनाए रखे। दो विपरीत दिशाओं में यह यात्रा करना क्या संभव है मंजू? अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए आभा ने एक ठंडी लंबी सांस ली और चुप हो गई। ढलती हुई शाम दीवारों का आखिरी चुंबन लेकर कब की विदा हो चुकी थी।
कमरे में दो प्राणियों के होते हुए भी एकांत का एहसास लिए घर भाएं भाएं कर रहा था। हाँ, दूर सड़क पर गुजरने वाले वाहनों के हॉर्न और पहियों की खड़खड़ाहट से वातावरण पर छाई उदासी कम हो उठती थी। मेज पर रखी चाय की खाली प्यालियां आश्चर्य से खुले जबड़ों की तरह दिखाई दे रही थी। यह एक मझोला औद्योगिक नगर था जिसमें धीरज ने बाहर की घनी आबादी से दूर एक छोटे से फ्लैट में आभा के साथ कुछ ही वर्ष पहले अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की थी। और आभा ने उसका हाथ थामकर सचमुच यह महसूस किया था जैसे वह लंबे एकांत के बाद उन सशक्त बाहों के आश्रय में आ गई हो जहां विश्वास है, परस्पर सहयोग है, शांति है और सुख है। बाल्यावस्था में ही माँ बाप की छाया से वंचित हो जाने वाली आभा ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक जिस प्रकार मामा मामी के घर दिन बिताए थे, उसकी कड़वी कसैली यादें उसकी झोली में थीं। जीवन के दुख भरे अनुभवों ने उसे हर अच्छी संभावना, हर सुंदर स्वप्न के सामने आत्मसमर्पण के सिवाय सिखाया ही क्या था। वह सुंदर थी, आकर्षक थी और परिश्रमी भी, लेकिन थी तो एक बोझ ही, उस सीमित आय वाले परिवार के लिए जिसके आंगन में नियति ने उसके अस्तित्व को लापटका था। मंजू को याद थे वे दिन जब वह पहली बार धीरज से मिली थी। धीरज उन्हीं दिनों नया नया आकर खाद के एक कारखाने में श्रम अधिकारी लगा था। लंबे कद, सुडौल शरीर और गोल चेहरे वाला धीरज देखते ही देखते आभा का एक ऐसा स्वप्न बन गया था जो उसने जागती और खुली आंखों से एक बार नहीं बार बार देखा था और जिसे सोचकर वह शर्मा शर्मा गई थी। धीरज गांव के एक सामान्य परिवार से निकल कर आया था। उसने एक बार स्वयं अपने बारे में बताया था कि उसके पिता गांव के एक औसत भूस्वामी थे। उसके परिवार में महिलाओं को निसंकोच घूमने फिरने तथा कॉलेज और विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने की स्वतंत्रता नहीं थी। उसके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जो बदले हुए समय को देखते हुए भी पुरानी परंपराओं को अपनी छाती से लगाए और बनाए रखना चाहते थे। उसने बताया था कि वह उस परिवार का पहला सदस्य है जिसने वहां के घुटे घुटे माहौल से विद्रोह किया, सारी प्राचीन परंपराएं तोड़ डाली और परिवार की बच्चियों को आगे पढ़ने, शिक्षा पाने और खुली आंखों से दुनिया को देखने की प्रेरणा दी। धीरज के रूप में एक आदर्शवादी और प्रगतिशील युवक के प्यार को पाकर आभा गदगद हो उठी थी। विवाह के बाद के 3 वर्षों की घटनाओं का आंखों देखा हाल मंजू को मालूम नहीं था। वह केवल इतना जानती है कि अभी कोई 6-7 महीने पहले धीरज अपने इकलौते बेटे मनु को साथ लेकर परिस्थितियों की मारी आभा को एकांत में जलने के लिए छोड़ गया था। रात की कालिमा ने पूरब के क्षितिज पर अपने पंख फैलाए और कमरे के अंदर की धुंध कुछ और गाढ़ी हो गई तो आभा ने उठकर कमरे की बत्तियां जला दी। बिजली की जगमगाती रोशनी में मंजू ने उस चित्र को देखा जिसमें धीरज नन्हे मनु को गोद में लिए खड़ा मुस्कुरा रहा था। मंजू ने कुछ सोचते हुए आभा की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, इतने छोटे बच्चे को पाल पोसकर बड़ा करना मुश्किल तो होता ही है पुरुषों के लिए। शायद इसी कारण धीरज ने वापस भेज दिया होगा मनु को। समझ तो गया ही होगा कि यह तो बस नारी ही है जो नौकरी करते हुए भी बच्चे को पाल पोसकर बड़ा कर सकती है। इतने में ही बराबर के कमरे से एक बार फिर वही आवाज सुनाई दी, मम्मी मम्मी। आभा घबरा कर उठी और लपक कर कमरे में चली गई। घड़ी की सुइयां अपने डायल पर 7 बजाकर 30वें मिनट की ओर बढ़ रही थीं। रात का पहला प्रहर आरंभ हो गया था। सामने खड़े गुलमोहर के 2 पेड़ धुंध में लिपटे 2 काले धब्बों की तरह दिखाई पड़ रहे थे। मंजू सोच रही थी कि क्या सचमुच पुरुष का मन इतना ही छोटा, इतना ही शंकालु होता है। उसे याद आया कि आभा ने नौकरी तो धीरज के कहने से ही की थी, तो फिर क्यों वह अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं कर सका कि नौकरी करने वाली महिलाओं को उतनी आज़ादी भी दी जानी चाहिए जितनी उनके लिए आवश्यक है। मंजू ने यह सवाल अपने आप से किया और विचारों के अथाह सागर में डूब गई। आभा किचन में थी जहां से बर्तनों के खनकने की आवाज आ रही थी। उसके मस्तिष्क में आभा द्वारा बताई गई घटनाएं कैंचुओं की तरह रेंगने लगी थी। छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी शंकाएं बढ़कर कितना भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। मंजू एकांत में यह सोचकर कांप गई। दफ्तर से कभी कभी देर से घर लौटना क्या नौकरी करने वाली महिला की मजबूरी नहीं हो सकती? और क्या पुरुष हमेशा ही ठीक समय पर घर पहुंच जाते?
फिर जिस नियम का पालन वे स्वयं नहीं कर सकते, उस पर चलने की आशा महिलाओं से कैसे की जा सकती है, जबकि दोनों की मजबूरियां एक हैं, दोनों की विवशताएं एक सी हैं। मंजू ने एक बार सोचा तो सोचती ही चली गई। क्या दफ्तर में काम करने वाले साथियों को कभी कभार चाय पर घर बुला लेना, उनसे निसंकोच होकर घुल मिलकर बातें कर लेना किसी संदेह का आधार बन सकता है? क्या पुरुष स्वयं यह सब नहीं करता? और क्या पत्नियां उस पर इसी तरह शक करती रहती हैं जैसे धीरज निरंतर आभा पर करता रहा? उसे वह घटना याद आई जिसने एक झटके के साथ उस डोर को तोड़ दिया था, जिसने इस छोटी सी गृहस्थी को अपनत्व के रिश्ते में बांध रखा था। लंबी चिट्ठी की वे पंक्तियां उसकी आंखों में घूम गई जो आभा ने इसी घटना को लेकर उसको लिखी थी। उस दिन शाम बहुत ठंडी थी और हल्की हल्की वर्षा ने माहौल को अत्यधिक सुहाना बना दिया था। आभा दफ्तर से जल्दी घर लौटना चाहती थी, लेकिन हैंडलूम कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर ने, जहां वह स्टेनोटाइपिस्ट थी, अचानक कर्मचारियों की मीटिंग बुला ली। मीटिंग 2 घंटे से अधिक समय तक चली। अंधेरा होने पर जब वह घर पहुंची तो पाया कि धीरज ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। उसने बार बार कॉल बेल पर हाथ रखा, दस्तक दी, आवाजें दी, दरवाजा खोलने की विनती की। दरवाजे पर देर तक वह खड़ी रोती रही। अंत में उसे एक ही जवाब मिला, अब यह रात भी तुम वहीं गुजारो जहां यह शाम गुजार कर आई हो। और आभा सारी रात अपनी एक सहेली के यहाँ पड़ी सुबकती रही थी। सवेरे जब वह घर पहुंची तो धीरज अपना सामान बांधकर तैयार हो चुका था। माँ के वियोग में चिल्ला चिल्ला कर मनु बेसुध सा पलंग पर पड़ा था। उसने धीरज से कुछ पूछना, उसे रोकना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, कुछ कहती, उसने देखा कि धीरज 2 वर्ष के मासूम मनु को साथ लेकर घर से बाहर हो गया और आभा उसे टुकुर टुकुर देखती रह गई। सामने मेज पर चिट्ठी पड़ी थी जो धीरज उसके नाम लिखकर छोड़ गया था। अब तुम जहां चाहो आजादी से घूम फिर सकती हो, मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। मनु मेरा है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। घटनाएं एक एक करके मंजू के मस्तिष्क में उभरी और कमरे के उदास वातावरण को और बोझिल करके गुजर गईं। आभा आई तो उसके चेहरे पर वही शांत उदासी थी जो अब उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गई थी। मंजू ने बेचैनी से उसकी ओर देखा, धीमे से बोली, क्या धीरज कभी देर से घर नहीं आया था जो उसने इतनी कड़ी सजा तुम्हें दी? क्यों नहीं? अक्सर, और एक बार तो वह रात को 2:30 बजे के बाद घर लौटा था। मैं सारी रात द्वार खोले उसकी प्रतीक्षा करती रही थी। दरवाजा खुला देखकर उसने हैरत से पूछा था, तुमने द्वार बंद नहीं किया? जागती नहीं? क्यों? द्वार क्यों बंद करती? मैंने उत्तर दिया था, जिस नारी की सारी संपत्ति, सारी दौलत घर से बाहर हो, वह दरवाजा क्यों बंद करेगी? यह घटना बताते हुए आभा की आंखें आंसुओं से भर गईं। इतने में बराबर के कमरे से फिर आवाज आई, मम्मी मम्मी। मंजू ने कहा, मनु को यहाँ क्यों नहीं ले आती? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं? लेटा हुआ है? आभा चुप रही। मंजू ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था। धीरज ने तुम्हारा बेटा वापस कर दिया होगा। यह जानती तो उसके लिए कोई उपहार ही ले आती। यह रुपये लो और उसके लिए अच्छी सी शर्ट बाजार से मंगा देना। लेकिन आभा ने हाथ नहीं उठाया। बोली, यह पैसे तुम मनु को ही दे जाओ। जाओ उधर कमरे में। मंजू कमरे में पहुंची। देखा, प्लास्टिक का एक बच्चा स्टैंड पर रखा है। बिस्तर सूना है। कमरे में कोई नहीं। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद उस बच्चे के होंठ हिलते हैं और उनसे आवाज निकलती है, मम्मी मम्मी। मंजू खड़ी न रह सकी, सिर थाम कर बैठ गई जैसे वह कुछ भी सोच पाने की स्थिति में ना हो। उसे लगा कि जिंदगी एक दायरा है और ममता उसके चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींचे हुए है। शायद कोई भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।